के वर्धन हेतु संपूर्ण रूप से उनके सशक्तिकरण को वृहत्ता प्रदान करने हेतु हम उन्हें सामान्य बालक एवं बालिकाओं की तरह शिशु अथवा शिशु से निकले हुए बालक अवस्था पर प्रशिक्षणात्मक वे ही गतिविधियां अपनाएं जो सामान्य बालकों के साथ अपनाते हैं, तो मेरे प्यारे बेटे और बेटियां भी एक सुखद, समृद्ध और स्वनिर्भर जीवन के लिए अग्रमुख होते हैं। आप सभी प्रशिक्षण के काल में आप सभी भिन्न भिन्न संस्थाओं में अपनी सेवाएं देते हुए अनेक अनुभव आपने प्राप्त किया होगा कि बहुत से हमारे ऐसे दृष्टिबाधित बालक एवं बालिकाएं, दृष्टिबाधित जन हमारे आपके बीच ऐसे मिलते हैं कि जिनसे जब चर्चा पर चर्चा का दौर चलता है तो पता चलता है कि प्रारंभिक अवस्था में 8 साल तक, 10 साल तक अथवा 12 साल तक माता पिता चिकित्सालयों के दौड़ लगाते हुए अथवा भिन्न भिन्न और प्रक्रियाओं में संलिप्त होते हुए उस काल को काट दिए, लेकिन वहां पर एक बालक को जो समुचित प्रशिक्षणात्मक बालपन की क्रिया होनी चाहिए, जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उन प्रशिक्षणों से वह भिन्न रहा और जिसका कारण रहा कि अब वह चलन क्रिया के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव से वह किसी पर निर्भर होने को तत्पर और तैयार हो जाता है। इस निर्भरता को मैं नहीं कहूंगा पूरी तरीके से समाप्त करने, बल्कि स्वनिर्भरता की तरफ प्रेरित करके दूसरे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हम दृष्टिबाधित जनों को केन टेक्निक के बारे में, छड़ी तकनीक के बारे में विशेष रूप से उन्हें बता सके, ज्ञानार्जन करा सके और उसकी उपयोगिता को उनके मनःस्थल पर रखते हुए उसका समुचित प्रयोग, साथ लेकर चलने का प्रयोग हम उनमें विकसित कर सके। यदा कदा आप सभी लोग देखे होंगे हमारे दृष्टिबाधित बालक एवं बालिकाएं छड़ी के साथ प्रशिक्षित होने के पश्चात चलने में बहुत शौर्य, बहुत गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में वे किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलने में या किसी व्यक्ति के साथ चलने में अपने को सहज महसूस करते हैं, बशर्ते छड़ी के साथ चलने में उन्हें एक भय बना रहता है कि कहीं हम छड़ी के द्वारा चलते हुए कहीं चोट न खा जाएं या कोई हमारे बीच ऐसी कोई समस्या नहीं। तो आज का कार्यक्रम इंपॉर्टेंस ऑफ केन टेक्निक इन द लाइफ ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, छड़ी तकनीक की महत्ता मेरे प्यारे दृष्टिबाधित बालक एवं बालिकाओं के जीवन में क्या है, इस विषय पर आज यह कार्यक्रम आप सभी के समक्ष है। यह बौद्धिक आयोजन आप सभी के समक्ष है और इस आयोजन में जुड़ रहे आप सभी विद्वत जनों का बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सीआरसी लखनऊ, पीडीयूएनआई पीबीडी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जन जागरूकता के रूप में आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन है श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सरिता शुक्ला मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ, आदरणीय पंकजार्या मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, डायरेक्टर पीडीयूएनआई पीबीटी न्यू दिल्ली। और आज के कार्यक्रम में हमें आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, निदेशक सीआरसी लखनऊ। हमारे साथ आज के हमारे रिसोर्स पर्सन श्री विकास मिश्र सर जुड़ चुके हैं। मैं विकास मिश्र सर से निवेदन करूंगा, सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार अपना वीडियो और अपना माइक अपनी तरफ से सुनिश्चित कर लें। सर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी जी, स्पष्ट आपकी आवाज हम तक आ रही है। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आपका, आपके ही पटल पर
मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय इंपॉर्टेंस ऑफ केन टेक्निक इन द लाइफ ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, इस विषय पर आज हम सभी विशेषज्ञों के बीच अपनी विशेषज्ञता को रखें। आदरणीय श्री विकास मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश सर, आपके इस परिचय के लिए और इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी पे रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और महत्वपूर्ण मैं इसलिए भी कहूँगा कि वर्तमान के समय में ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के संदर्भ में जो हमारी सोच है, हमारे विचार है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नकारात्मक है, जिससे ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को जो स्थान मिलना चाहिए, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी जिस तरीके से महत्वपूर्ण है, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की जिस तरीके से भागीदारी होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, वो कई पटल पर और कई जगह पर दिखाई नहीं देती। जबकि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को कहा जाता है कि ओरिएंटेशन and mobility is the gateway of rehabilitation. Without orientation और मोबिलिटी के है मोबिलिटी के एक भाग के बारे में बात करेंगे और वो है केन टेक्निक। केन टेक्निक का महत्व किसी भी दृष्टि दिव्यांग के जीवन में क्या है, आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन केन टेक्निक पे करेंगे। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो आज हम लोग केन टेक्निक पर एक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि केन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमारे जितने भी दृष्टि दिव्यांग भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए केन का महत्व बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि केन के द्वारा आत्मनिर्भरता आती है व्यक्ति में। वह स्वतंत्र रूप से अपनी मोबिलिटी कर सकता है, और जब वह स्वतंत्र होता है और आत्मनिर्भर होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। उसमें एक उसका आत्मबल बढ़ता है, उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं से उसकी पर्सनालिटी जो है ऐसा मेरा मानना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। मान लिया हमारे वातावरण में हम बहुत सारे विजुअली इंपेयर्ड को देखते होंगे, और बहुत सारे विजुअली इंपेयर्ड हमें ऐसे भी मिलते हैं जो केन तकनीक का प्रयोग नहीं करते। उसके पीछे कई सारी वजह हैं, और सबसे बड़ी वजह उसमें यह है कि वो केन तकनीक का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक एक केन के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं होता, और वो केन को लेकर चलने में एक शर्म महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि केन को लेकर चलने पर कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में नकारात्मक तरीके से लोग हमें देखेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि हम सभी का जो दर्पण है, हमारा सभी का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व
हमें कहां से दिखाई देगा? वह व्यक्तित्व हमें समाज से दिखाई देगा। समाज हमारा दर्पण है। अगर समाज हमारे बारे में कह रहा है कि मैं अच्छा हूं, तो हो सकता है मैं अच्छा हूं। अगर 10 लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो हो सकता है मैं बहुत अच्छा हूं। और अगर पूरी कम्युनिटी मेरे बारे में कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो इसका मतलब मैं अच्छा हूं। तो समाज हमारे लिए दर्पण का काम करता है। अगर कोई भी विजुअली इंपेयर्ड छड़ी लेकर आत्मनिर्भर होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, मोबिलिटी करता है और अपने दैनिक क्रिया कौशल आसानी से कर लेता है, तो जो हमारी सोसाइटी है उसके मन में उस विजुअली इंपेयर्ड के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। ये निश्चित ही मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जैसे ही हम कभी भी सोसाइटी में निकलें और एक विजुअली इंपेयर्ड आपके सामने छड़ी ठकठकाता हुआ निकले और वो आराम से रोड के किनारे चलता हुआ जाए और अब जिस दुकान पे जाना है उस दुकान पर जाकर अपने कार्य करे, जिस जगह जाना है उस जगह पर जाकर अपना कार्य कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ये विश्वास पैदा होता है कि विजुअली इंपेयर्ड अकेले चल सकता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बिना छड़ी के निकलता है और वो व्यक्ति पहले ही कदम में वो टकराता है, वो लड़खड़ाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक नकारात्मक विचार प्रकट होता है और हमें सोचते हैं कि शायद विजुअली इंपेयर्ड अपना काम करने में अक्षम है। तो यह विचार कि हमारा व्यक्तित्व कैसा दिख रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं, यह बताने के लिए हमारा समाज हमें यह बताएगा। और ये आप अगर खुद ब खुद सोच लेते हैं कि अगर मैं छड़ी लेके निकलता हूं तो मैं दूसरे की नजरों में अच्छा नहीं लगूंगा, यह छड़ी कहीं ना कहीं मुझे जो है हमारे सम्मान में कहीं कमी दिलाएगी, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी जितने भी समाज में साइटेड लोग हैं, जब एक छड़ी लेकर विजुअली इंपेयर्ड को चलते हुए देखते हैं तो उसके मन में हमेशा एक सम्मान प्रकट होता है। हम हमेशा उसे एक सम्मान की नजरों से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वह आत्मनिर्भर है, वह स्वतंत्र है, वह अपने कार्य और अपने दैनिक क्रियाकलाप करने में पूरी तरीके से सक्षम है। पहली चीज। दूसरी चीज, खास तौर पे जो लड़कियां हैं वो छड़ी का इस्तेमाल नहीं करती, छड़ी का प्रयोग नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती छड़ी का प्रयोग क्योंकि उनके मन में भी शर्म है, और उनके मन में जो शर्म है वो कहीं ना कहीं लड़कों से बहुत ज्यादा है। तो मैं अपनी बहनों से जो उम्र में इसको चलकर इसको लेकर चलने से आपका सम्मान हमेशा बढ़ेगा, आपका सम्मान घटेगा नहीं। अगर आप छड़ी तकनीक को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और छड़ी के द्वारा अपने दैनिक क्रियाकलाप पूरे कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आज आप सम्मान के हकदार हैं, पूरे समाज में सम्मान के हकदार हैं। तो आप इससे घबराइए नहीं, इस छड़ी को लेकर चलने की जरूरत है। और कहा जाता है कि छड़ी आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है और छड़ी एक ऐसा साथी है, एक एक एक्साइटेड गाइड है जिसे आप लेकर जा रहे हैं, अचानक उसे काम आया, वो तो आपको छोड़ के चल देगा। अचानक उसे बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आ गया, चाहे वो कोई भी साइटेड गाइड है, उसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आ गया, तो वो कहीं पे आपको खड़ा होकर निकल लेगा, चला जाएगा। लेकिन छड़ी आपका साथ उस वक्त में भी नहीं छोड़ेगी, छड़ी हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन उसके लिए अगर छड़ी को सही तरीके से आप चलाना चाहते हैं, छड़ी को सही तरीके से छड़ी के द्वारा चलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको भी उसके प्रति सम्मान लाना पड़ेगा, आपको भी उसके प्रति ईमानदारी से उसकी टेक्निक को, उसकी तकनीकों को सीखना पड़ेगा और ईमानदारी से उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसका उतना ही सम्मान करना पड़ेगा जितना जितना हम किसी भी व्यक्ति, अपने किसी भी रिश्तेदार, अपने किसी भी बड़े बुजुर्ग का करते हैं। हमारी छड़ी का भी उतना ही सम्मान हमें करना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। एक एक व्यक्ति है जो आईएएस ऑफिसर बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, और वो विजुअली इंपेयर्ड है, और वो विजुअली इंपेयर्ड है, लेकिन विजुअली इंपेयर्ड होने के बाद वो छड़ी लेकर नहीं चलता। जब भी वह अपने दैनिक क्रियाकलाप करता है तो कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी साथी की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती है। जब भी हम ऐसे अधिकारी को
एक विजुअली इंपेयर्ड बना देखेंगे तो हमारे मन में एक चीज आएगी कि वाह, एक विजुअली इंपेयर्ड जो है वो अधिकारी भी बन सकता है, डीएम भी बन सकता है। जरूर, ये सम्मान की बात है, लेकिन जब हम उसको उसको मोबिलिटी करता हुआ देखेंगे, जब हम उसको चलता हुआ देखेंगे, और जब हम देखेंगे कि उसके विजुअल इंपेयरमेंट, उसका जो जो विजन लॉस है, वो कहीं ना कहीं उसकी आत्मनिर्भरता में बाधक बन रहा है, उसकी चलनशुता में बाधक बन रहा है, तो हमारे मन में एक जरूर नकारात्मक प्रश्न कहीं उठेगा कि विजुअली इंपेयर्ड, जरूर ये डीएम है, एसडीएम है, ये बैंक का मैनेजर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चलने में इसे बाधा है, यह अकेले नहीं चल सकता, इसे कहीं ना कहीं एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वही अधिकारी, उसके पास में उसे एस्कॉर्ट नहीं मिला और उसने अपनी छड़ी उठाई और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चला, और गाड़ी पे आते ही गाड़ी में बैठा और उसे जहां जाना था वहां पे उतरा, और जहां पे एस्कॉर्ट की जरूरत है वहां पे एस्कॉर्ट का प्रयोग करके फिर वो अकेले चल दिया और अपने ऑफिस में, दूसरी जगह जहां उसे जाना है, घर जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं और भी जाना है, वो स्वतंत्र रूप से पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं उस अधिकारी के सम्मान में जो हम कसीदे पढ़ रहे थे, जो उसके सम्मान में हम बातें कर रहे थे, उस सम्मान में दो बातें और जुड़ जाएंगी। हम पूरी तरीके से समझ आएंगे कि जरूर विजुअली इंपेयर्ड अधिकारी भी बन सकता है, विजुअली इंपेयर्ड एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है, और विजुअली इंपेयर्ड आत्मनिर्भर भी हो सकता है, वह अकेले चलने में सक्षम भी है। हमारे मन में ये सकारात्मक विचार अवश्य आएंगे। ये मैं अपने उनके विचार नहीं बता रहा हूँ, ये सोसाइटी के मन के विचार हैं, ये हमारे समाज में जो लोग हैं उनके मन के विचार हैं। एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ केन की इंपॉर्टेंस के बारे में। एक विजुअली इंपेयर्ड है, एक मैं कंडीशन यहाँ रखता हूँ, एक विजुअली इंपेयर्ड है, एक दृष्टि बाधित व्यक्ति है, वो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित है और वो छड़ी चलाने में अक्षम है, छड़ी सही तरीके से नहीं चला पाता। और उस विजुअली इंपेयर्ड ने बैंक पीओ का, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम क्लियर किया, और एग्जाम क्लियर करने के बाद वो अपने जहां पे उसे इंटरव्यू देना है, वो उस इंटरव्यू वह कमरे में इंटर किया। एक मिनट, जरा मेरा एक फोन आ रहा है, मैं जरा, बहुत इंपॉर्टेंट फोन है, 2 मिनट। जी हाँ, तो जैसे ही वो विजुअली इंपेयर्ड उस इंटरव्यू कमेटी के सामने प्रेजेंट होता है और उसके हाथ में वो छड़ी लेकर चलना नहीं जानता, अगर उसका एस्कॉर्ट है तो उस एस्कॉर्ट को उसे बाहर छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही वो इंटर होता है, इंटर होने के बाद में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी उसे विश करना है वो विश करेगा और अंदर इंटर होगा। इंटर होने के बाद में वो छड़ी चलाना नहीं जानता है, तो हो सकता है उसका डायरेक्शन गलत हो जाए, और जिस तरफ इंटरव्यू कमेटी के लोग बैठे हैं, जिस तरफ इंटरव्यू पैनल है, शायद उस दिशा में ना जाकर वो दूसरी दिशा में जा सकता है। ये भी हो सकता है कि वो कुर्सी पे एक बार टकरा जाए, कुर्सी पे टकराया, कुर्सी खींची, कुर्सी पे बैठा, बैठने के बाद में इंटरव्यू कमेटी में जो पैनल है उसने बोला कि बाई चांस उसने बोला कि ठीक है, आप बताइए कि आप अपना डॉक्यूमेंट निकालिए अपनी फाइल से, 10th की मार्कशीट आपको निकालनी है, आप निकालिए। अगर उसको मैनेजमेंट नहीं आता है, अगर उसको फाइल मैनेजमेंट नहीं आता, तो शायद वो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ना निकाल पाए। जब हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं निकाल पाएगा तो जरूर बोलेगा कि सर, ये मेरी फाइल है, आप इसमें से मार्कशीट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो पैनल है वो आपकी एक एक एक्टिविटी को, मैं ये नहीं कहता कि आप में ज्ञान बहुत है, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपको आत्मनिर्भर नहीं दिखा रहा है। जैसे ही इंटरव्यू पैनल आपको देखेगा, आप बहुत योग्य हैं, आपने सभी सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन 1% जो नकारात्मक विचार हैं उस विजुअली इंपेयर्ड के उस इंटरव्यू पैनल के मन में जरूर आएंगे। तुरंत उसी
उसी तरीके का एक व्यक्ति और वहां पे मौजूद है जो कि टोटली ब्लाइंड है, टोटली विजुअली इंपेयर्ड है, और उसने क्या किया कि अपनी छड़ी निकाली, कमरे में आवाज दी, विश की कि गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, और दूसरी तरफ से जैसे ही गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून की आवाज आई उस दिशा में चल दिया, छड़ी को ड्रैग टेक्निक यूज करते हुए आगे बढ़ा, छड़ी कुर्सी से टकराई, कुर्सी को उसने आराम से टच किया और टच करने के बाद कुर्सी को पीछे खींचा, बैठ गया, कुर्सी को आगे किया, छड़ी को फोल्ड किया और छड़ी को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लिया। अब इंटरव्यू कमेटी ने, इंटरव्यू पैनल ने पूछा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकालिए, 10th का मार्कशीट निकालिए। अब उसे फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसने क्या किया कि अपना, उसे पता था कि मैंने जो फर्स्ट पेज है उसमें अपना 10th का सर्टिफिकेट लगाया है, 10th की मार्कशीट लगाई है। उसने अपना सर्टिफिकेट लिया और निकाल के इंटरव्यू कमेटी के सामने रख दिया। जो भी डॉक्यूमेंट्स निकाल चाहिए थे उनको, वो उनके सामने रख दिए। अब इंटरव्यू कमेटी के मन में वो दोनों एक ही योग्यता रखते हो, या जो व्यक्ति छड़ी लेकर आया है वो थोड़ी सी कम योग्यता रखता हो और जो व्यक्ति छड़ी लेकर नहीं आया वो थोड़ी सी ज्यादा योग्यता रखता हो, तो इंटरव्यू पैनल के मन में जरूर यह विचार आएगा कि हमारे ऑफिस के लिए, हमारे कार्यालय के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंट होकर अपने कार्य कर सकता है, जिसके लिए हमें स्कॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अकेले ही अपने काम करने में सक्षम होगा। जरूर इंटरव्यू पैनल के मन में ऐसे विचार आएंगे और वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि हमें वो व्यक्ति चाहिए जो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने में सक्षम हो। ये मेरे विचार हैं, आप लोगों के विचार इससे इतर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है, जो व्यक्ति छड़ी के साथ या किसी भी रूप में ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है विजुअली इंपेयर्ड, तो वो जरूर उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। तो ये इस छड़ी की इंपॉर्टेंस के कुछ नमूने थे जिनको मैंने आपके समक्ष रखा। अब मैं बताना चाहूंगा कि छड़ी का प्रयोग किस तरीके से करते हैं और छड़ी प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों का सावधानी अपनानी चाहिए, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं वो स्पेशल एजुकेशन से ताल्लुक रखते होंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जो विजुअली इंपेयर्ड हैं और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो कि स्पेशल एजुकेशन में अलग अलग विकलांगताओं में, अलग अलग दिव्यांगताओं में अपना प्रशिक्षण लोगों को दे रहे होंगे, टीचर होंगे, प्रशिक्षक होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम सभी के मन में उठता है, हमारे पास में जो छड़ियां हैं अभी, वो वर्तमान में जिन छड़ियों का हम प्रयोग करते हैं उन छड़ियों में हमारी लॉन्ग केन, हमारे पास जो फोल्डिंग केन है वो, और तीसरी हमारी स्मार्ट केन है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें किस तरीके की छड़ी का प्रयोग किसी बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर सिखाने के लिए करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की शिक्षा दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को हमें जो लॉन्ग केन है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। लॉन्ग केन, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लॉन्ग केन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होती है। क्रुक हो गया, ये आपका ग्रिप हो गया, ये लंबा सा शैफ्ट हो गया, और सबसे लास्ट में आपकी ये टिप हो गई, है ना। ये लॉन्ग केन है। और मुझे लगता है कि फोल्डिंग केन की अपेक्षा जब हम किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को प्रारंभिक स्तर में मोबिलिटी सिखा रहे हैं तो हमें जरूर इस लॉन्ग केन का प्रयोग करना चाहिए। मैं क्यों लॉन्ग केन को प्राथमिकता मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लॉन्ग केन और फोल्डिंग केन दोनों को पकड़ के आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लॉन्ग केन फोल्डिंग केन की अपेक्षा थोड़ा सा लाइट वेट है। लॉन्ग केन फोल्डिंग केन की अपेक्षा सटीक इंफॉर्मेशन देती है। क्यों सटीक इंफॉर्मेशन देती है? वो इसलिए
कि जो फोल्डिंग केन है आपकी, जो फोल्डिंग केन है, इस देखिए स्मार्ट केन में फोल्डिंग केन अटैच है। जो फोल्डिंग केन है वो कई सारे फोल्ड में विभाजित होती है। कुछ छड़ियों में 5 फोल्ड होते हैं, कुछ छड़ियों में 4 फोल्ड होते हैं। तो कई सारे फोल्ड में विभाजित होती है। और जब भी हमारी छड़ी जमीन से टकराती है तो जो जिस वस्तु से टकराती है उस वस्तु से टकराने के बाद जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन है, क्या मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? एक मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू वेरी मच। तो जो वाइब्रेशन नीचे से जो स्टार्ट होते हैं, जैसे किसी वस्तु से, किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारी छड़ी टकराती है तो वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। और जब वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो कई पार्ट में विभाजित होने के कारण जो फोल्डिंग केन है उसके जो भी पार्ट है, पहले पार्ट में से कुछ वाइब्रेशन जो है वो दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंच पाता। फिर दूसरा फोल्ड है तो जहां से दूसरा जहां पे ज्वाइंट है उस ज्वाइंट से कुछ वाइब्रेशन निकल जाते हैं। और जो लास्ट में हमें वाइब्रेशन, रिमेनिंग वाइब्रेशन हमें मिलते हैं वो पूरे सटीक वाइब्रेशन नहीं होते। अपितु जो हमारी लॉन्ग केन है वो लॉन्ग केन एक पूरे हॉलो एल्युमिनियम पाइप से बनी हुई है, तो इसलिए इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं है। इसलिए जो वाइब्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ वो अंत तक जो हमारे हाथ में पहुंचेगा वो सटीक वाइब्रेशन होगा और बिल्कुल क्लियर वाइब्रेशन हमें मिलेगा। नेक्स्ट, जो फोल्डिंग केन है वो स्ट्रेंथ में भी, उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, उसकी शक्ति भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे एक हॉलो पाइप से बनी हुई है और टूटने की या उसकी लास्टिक टूटने की उसमें कोई भी ऐसी वजह नहीं है जो वो खराब हो जाए। तो इसलिए मैं प्रिफर करूंगा कि आप लोग फोल्डिंग केन का प्रयोग किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को प्रारंभिक स्तर पर सिखाने में करें। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि छड़ी की हाइट कितनी होनी चाहिए, छड़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो छड़ी की लंबाई यूजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग हाइट बताते हैं, कोई कुछ इंच बताता है, कोई 93 सेंटीमीटर, कोई 92 सेंटीमीटर, कोई 90 सेंटीमीटर। अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें लोग कहते हैं छड़ी के संदर्भ में। लेकिन जहां तक मेरा मानना है और हमारे तमाम जो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो साथी हैं, उनका मानना भी यही होगा कि छड़ी की हाइट हमेशा यूजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अर्थात यूजर की जो 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 ये चेस्ट है, चेस्ट बोन तक, यहाँ तक छड़ी की हाइट होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि सर जो लॉन्ग केन है वो तो लंबी छड़ी होती है, उसकी हाइट वो छोटी हाइट की मिलती है क्या? तो हम इसमें एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये छड़ी हम इसका कुछ पार्ट अपने आप काट कर उसमें उस छड़ी की लंबाई में उस छड़ी की लंबाई को हम छोटा कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको टिप की तरफ से इसकी टिप को खींचा, टिप बाहर आ गई और उस बाहर आने के बाद उसको जितना चाहा उसको काट लिया और काटने के बाद ये यूजर की हाइट के अकॉर्डिंग हो जाएगी और यूजर इस छड़ी को यूज कर सकता है, आराम से यूज कर सकता है। जिस तरीके से उसे यूज करनी चाहिए वो इस छड़ी को यूज कर सकता है। तो इस प्रश्न का भी जवाब आपको मिल गया होगा कि छड़ी की हाइट कितनी होनी चाहिए। अब तमाम सवाल इससे भी लेकर होंगे कि छड़ी ही क्यों? छड़ी की जगह पर डंडा यूज किया जा सकता है, छड़ी की जगह पर लोहे की रॉड यूज की जा सकती है, छड़ी की जगह पर कोई और चीज जो कि स्टिक नुमा है वो यूज की जा सकती है। तो छड़ी ही क्यों हम प्रिफर करें? देखिए, छड़ी जब बनाई गई तो बहुत साइंटिफिक चीजों का ध्यान रखा गया कि छड़ी की हाइट क्या होनी चाहिए, छड़ी किससे बनी होनी चाहिए, छड़ी का वेट क्या होना चाहिए, छड़ी में ऊपर क्या लगाना चाहिए, छड़ी में ग्रिप ऐसी जगह पे क्यों होनी चाहिए, छड़ी में टॉप जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया। छड़ी
लो कॉस्ट की होनी चाहिए, जो कम पैसे की हो, है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया और उसके बाद में ही ये छड़ी बनाई गई। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि छड़ी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो छड़ी में छड़ी यूज करने के पीछे, लॉन्ग कैन यूज करने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। उनमें ये वजह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लो कॉस्ट होती है, लाइट वेट होती है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, साथ साथ में इसमें ग्रिप लगी होती है ऊपर, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो आपका जो लाइट है उसमें करंट नहीं लगेगा। एल्युमिनियम का पाइप है इसलिए स्ट्रेंथ ज्यादा है, एल्युमिनियम का पाइप है इसलिए जंग रोधी है, बहुत जल्दी खराब नहीं होती, ड्यूरेबल है और रिपेयर भी बहुत जल्दी हो जाती है। मैं लॉन्ग केन की बात कह रहा हूं आपके सामने। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि छड़ी की अपेक्षा किसी भी अन्य माध्यम, लाठी, डंडा, लोहे का पाइप या इन किसी को यूज करने से अच्छा है कि आप छड़ी का यूज करें। छड़ी एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर उसकी तकनीक को बहुत अच्छी तरीके से जानता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही अच्छी तरीके से मोबिलिटी कर सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये आता है, सबसे जो आज के समय में जो हम सभी के सामने कठिनाई है, एक चुनौती है, वो चुनौती ये है कि हमारे ज्यादातर बच्चे छड़ी तकनीक को सीख नहीं पाते, ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जो बेसिक तकनीक है उनको सीख नहीं पाते। तो इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उन सभी कारणों में मुख्य कारण है कि हमारे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर का, जो कि एक 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 विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिनकी एक विशेष भूमिका होती है, उन इंस्ट्रक्टर का इंस्टीट्यूट में ना होना, स्कूलों में ना होना, और जो भी हमारे विजुअली इंपेयर्ड भाई बहन हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा में ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के पीछे उनको ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का ज्ञान न देना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो साथी हैं, वो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से ओरिएंटेशन और मोबिलिटी नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तकनीक है जिनके द्वारा एक विजुअली इंपेयर्ड एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकता है। उससे पहले मैं एक चीज और आपके सामने रखूंगा। देखिए, अभी हम लोग कोविड महामारी जैसे एक भयंकर फेज में हम लोग थे और जहां पर हमें सबसे बड़ी कमी जो महसूस हुई, जो कमी महसूस हुई वो ये हुई कि हम सब लोग इंडिविजुअली सेग्रीगेट हो गए, पृथक हो गए। सोचिए, एक घर में अगर हम लोग अगर एक साथ कहीं, हम लोग पहले क्या था कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते थे, मैं विजुअली इंपेयर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं साइटेड व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जब हम घर से किसी जगह जाने का प्रोग्राम बनाते थे, हम किसी टूर पे जाते थे, तो एक साथ इकट्ठा होकर हम सभी निकलते थे घर से, बड़ा अच्छा माहौल बनता था, एक दूसरे से बातचीत होती थी, एक दूसरे से डिस्कशन होता था, एक दूसरे से हंसी मजाक होता था, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब क्या हुआ कि अब हम सब लोग पृथक हो गए, इंडिविजुअली सेग्रीगेट हो गए, वैयक्तिक रूप से पृथक हो गए। ट्रेन में भी जाते देखा होगा कि एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पे बैठना है ना, 6 फीट की दूरी बनाए रखना है, मुंह में मास्क लगाना है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से दूरियां जो है वो बढ़ने लगी। जब ये दूरियां बढ़ी, हो सकता है मानसिक रूप से वो दूरी ना बढ़ी हो, लेकिन फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से वो दूरी जरूर बढ़ी। और इसमें सबसे ज्यादा जो चुनौती देखने को मिली है वो हमारे विजुअली इंपेयर्ड भाई बहनों को देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहता कि पूरी तरीके से हमारा विजुअली इंपेयर्ड भाई, हमारी बहन पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी परिस्थितियों में और उन्हें किसी न किसी साथी की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी स्कॉट की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी सहायता की जरूरत पड़ती है। मान लिया किसी ऐसी रोड पे खड़े हैं जिस रोड पे
बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और उस रोड से निकलना असंभव है, तो वहां पर विजुअली इंपेयर्ड को साथी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोरोना महामारी के समय उस व्यक्ति को कहीं भी कोई साथी मिलना नामुमकिन हो गया। उसको कोई सहयोग देने वाला नहीं था, उसको कोई साथ देने वाला नहीं था। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए कहीं ना कहीं केन ने एक बहुत बड़ा साथ दिया है, छड़ी ने एक बहुत बड़ा साथ दिया है, और उस छड़ी की सहायता से हमने एक हिम्मत अगर करी है, हमने एक कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, तो जरूर जरूर उस छड़ी की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह आत्मनिर्भर होकर चल पाए हैं। अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं छड़ी तकनीक के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं 1 मिनट का समय आपसे लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक MHRH का फोन भी है, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन का। तो मैं सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा, इस फोन को मैं रिसीव करके फिर आपसे बात कर। क्षमा चाहूंगा आप सभी से, ये बीच में एक ऐसी बाधा थी कि जिस बाधा पे कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको सहायता की जरूरत थी, इसलिए वो मैंने हैंड ओवर किया है। अब मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से छड़ी के माध्यम से चल सकते हैं, किस तरीके से छड़ी को यूज करना चाहिए। मैं हमारा एक CRC का एक YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल पर छड़ी चलाने की तकनीक के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है कि छड़ी को किस तरीके से आप चला सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं उस वीडियो को आप लोगों के समक्ष रख पाऊं, थोड़ी सी वीडियो में रखूंगा जिसमें कि मैंने बताया है कि छड़ी को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, छड़ी को किस तरीके से यूज करना चाहिए। मैं उस वीडियो को आप सभी के समक्ष रखता हूं। अमित सर, इसको थोड़ा सा नागेश सर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा जहाँ पे। हाँ हाँ, बस 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 बस, यहीं तक सर। सर प्लीज इसको प्ले कर दीजिए, प्ले कर दीजिए इसको। देखिए, यहाँ पर मैंने छड़ी के बारे में बताया है। मेरी आवाज आप लोगों तक, वीडियो की आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं ग्रिप बता रहा हूं। वहां पे ग्रिप लिखा हुआ है, और ग्रिप मैंने बताया है किस तरीके से मैंने ग्रिप बताया है। अंगूठा देखिए ऊपर की तरफ से आ रहा है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो साइड वर्ड है। देखिए आप देख पा रहे होंगे साइड वर्ड है इंडेक्स फिंगर, और तीनों उंगलियां जो है वो नीचे की तरफ से आई हैं। सर जहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप करिए, थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए सर प्लीज। हाँ, देखिए मैंने ये गलत ग्रिप बताई है, ये जो ग्रिप है वो रॉन्ग ग्रिप है। इस तरीके से छड़ी को नहीं पकड़ना चाहिए, और बहुत सारे मैंने ऐसी जगह पे ट्रेनिंग सेंटर्स पे देखा है कि बहुत सारी जगह इस तरीके की ग्रिप से छड़ी को पकड़ना बताया जाता है। लेकिन मैंने जो ग्रिप बताई है, उंगली जो है वो साइड वर्ड में रहेगी, अंगूठा ऊपर की तरफ से आएगा, जो इंडेक्स फिंगर है पहली उंगली साइड वर्ड साइड में रहेगी,
सर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ चला दीजिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और इंडेक्स फिंगर जो है वो साइड में आएगी इस तरीके से, अंगूठा ऊपर की तरफ और 3 उंगलियां नीचे की तरफ से आएंगी। इस तरीके से छड़ी पकड़ने का अर्थ है कि जब भी आप देखिए, हाँ मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि जब जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगे आपका हाथ पूरी तरीके से खुल जाएगा। लेकिन अगर आप गलत ग्रिप में पकड़े हुए हैं, देखिए ये गलत ग्रिप है, और जैसे ही किसी ऑब्स्टेकल से टकराएंगे तो छड़ी आपको चोट पहुंचा सकती है, ये छड़ी आपको बाधा पहुंचा सकती है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ग्रिप आनी चाहिए कि छड़ी को किस तरीके से पकड़ना है। अब मैंने आर्म पोजीशन बताया है कि हाथ को किस तरीके से रखना है। हाथ को बॉडी के बिल्कुल बीच में, मिड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बिल्कुल बीच में, अगर हम कह दें कि शेक हैंड पोजीशन, जहां पे हाथ मिलाने वाली स्थिति है, जहां पे हम किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, अगर ऐसी पोजीशन में हम छड़ी हाथ को रखते हैं तो वह हाथ हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हम एक ही साइड में हाथ को रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हाथ जिस जिस तरफ छड़ी है, अगर राइट साइड में छड़ी है तो राइट साइड में ज्यादा मूव करेगा, लेफ्ट साइड में छड़ी है तो लेफ्ट साइड में ज्यादा मूव करेगा। अगर दोनों दिशाओं में छड़ी को इस तरीके से बराबर चलाना है तो हमें हाथ को बीचों बीच रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले ग्रिप किस तरीके से करी जाती है, फिर उसके बाद में हमें हाथ को कहाँ से रखना चाहिए, फिर मैंने तीसरा पॉइंट बताया है रिस्ट मूवमेंट। देखिए मैं यहाँ पे हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये हाथ का मूवमेंट नहीं होगा। आपको सिर्फ देखिए, अब मैं रिस्ट का मूवमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कलाई गति कर रही है, हाथ ना गति करके सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट, आपकी रिस्ट है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, इसलिए रिस्ट मूवमेंट सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। रिस्ट मूवमेंट, कलाई की गति होनी चाहिए, आपका ग्रिप मैंने बताया कैसे होना चाहिए, और आपका जो हैंड पोजीशन है वो क्या होना चाहिए। देखिए रिस्ट मूवमेंट प्रॉपर किस तरीके से करना है मैंने अपनी वीडियो में आप सभी को दिखाया। मैं अपने विजुअली इंपेयर्ड भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि वो अपना हाथ शेक हैंड पोजीशन पे रखें, जहां पे किसी से हाथ मिलाते हैं कमर की ऊंचाई पर हाथ रखें, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच। अब मैं बता रहा हूं आर्क ऑफ द केन, जमीन पे जब छड़ी टकराती है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो वो जमीन में एक आर्क बनाती है, एक चाप बनाती है। वो चाप कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है कि चाप इतना होना चाहिए जो आपके दोनों कंधों को कवर करे। जो यूजर है, जो छड़ी को यूज कर रहा है, उसके दोनों कंधों को कवर करे, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर दोनों को कवर करे। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी बाधा से अपने शरीर को बचाना है ना। तो अपने शरीर को बचाने के लिए अगर हमारी छड़ी जमीन पर लेफ्ट एंड राइट हमारे दोनों शोल्डर्स को कवर करती है, इतना एरिया कवर करती है जितना मेरे शरीर की चौड़ाई है, तो मैं किसी बाधा से नहीं टकराऊंगा, और बाधा को टकराने से पहले मेरी छड़ी उससे टकराएगी और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सामने कोई ऑब्स्टेकल है। ध्यान देना होगा कि छड़ी हमेशा जो चाप बनाए वो लेफ्ट टू राइट हमारे कंधों को कवर करना चाहिए, और चाप की ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो, बल्कि इतनी हो 2 इंच के आसपास हो, बहुत ज्यादा होगी तो किसी ऑब्स्टेकल को छोड़ के चली जाएगी। अब मैं बता रहा हूं इसमें स्टेप कोऑर्डिनेशन। स्टेप कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको बता रहा हूं। स्टेप कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे पैरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारी पैरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरा एक पैर लेफ्ट पैर आगे आया, राइट साइड आई, जब राइट साइड पैर आएगा तो छड़ी लेफ्ट साइड आएगी। देखिए पीछे मेरा कौन सा पैर है, राइट पैर है, तो इसलिए मेरे राइट पैर को अभी ये रास्ता दिखा रही है। छड़ी हमेशा पीछे वाले पैर को रास्ता दिखा रही है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है छड़ी चलाते समय कि छड़ी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर राइट पैर आ गया तो लेफ्ट साइड छड़ी जाएगी, लेफ्ट साइड अगर छड़ी घूमी तो हमारा राइट पैर आगे आएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टेप कोऑर्डिनेशन का यूज सही से नहीं कर रहे हैं तो जरूर हम किसी न किसी बाधा से टकरा जाएंगे और हमें चोट लग सकती है। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं छड़ी चलाने के लिए, वो है रिदम। रिदम जिसे हम तालमेल कहते हैं, रिदम का मतलब है लय। लय किसी भी टेक्निक को खूबसूरत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं और उसमें कहीं तबले की थाप गड़बड़ कर गई या कोई कंगो या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनका कुछ जो मिक्सचर है वो गड़बड़ कर गया तो वो गाने का वैल्यू नहीं रहता है। तो हमेशा हमें यहाँ पे ये देखना है कि छड़ी जब जमीन से टकराए तो उसी समय आपका पैर भी जमीन से टकराना चाहिए, जिससे कि एक कॉम्बिनेशन बने। और जब हम छड़ी लेकर चलें तो एक स्मार्ट तरीके से हम छड़ी को लेकर चल पाए, एक अच्छे तरीके से छड़ी को लेकर चल पाए, और जो सोसाइटी में हमें लोग देख रहे हैं वो हमें देखकर वाह की एक अनुभूति उनके अंदर आए, वाह करें वो हमारी मोबिलिटी को देखकर। जब लेफ्ट एंड राइट हमारी छड़ी घूमती है तो हमारा रिदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर रिदम प्रॉपर नहीं होगा तो छड़ी बड़ी खराब तरीके से गति करेगी, जो कि अच्छी नहीं होगी। लेकिन रिदम में ये भी है कि हमारी चाल सामान्य रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक रोबोटिक वॉक करें, ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम गिन गिन के कदम रखें। रोबोटिक वॉक हमें नहीं करनी है, हमें छड़ी के साथ में एक लय के साथ में चलना है। जिस तरीके से हम चलते हैं उसी तरीके से उसी स्पीड में छड़ी के साथ चलना है, क्योंकि छड़ी हमारे आगे आने वाली जो भी बाधाएं हैं उन सभी बाधाओं को बहुत अच्छी तरीके से बता देती है। तो मैंने आपको बताया कि छड़ी में सर इसको पॉज कर दीजिए, प्रेजेंटेशन हटा दीजिए सर। मैंने आपको बताया कि छड़ी में, छड़ी जो हम लोग चला रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट ग्रिप, कि छड़ी को कैसे पकड़ना है। दूसरा पॉइंट कि किस तरीके से हाथ को रखना है, यूजर अपना हाथ किस तरीके से रखे। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि कलाई में गति करनी चाहिए, ना कि हाथ में गति करनी चाहिए, हाथ की गति होनी चाहिए। चौथा पॉइंट मैंने आप सभी को बताया है कि आर्क ऑफ द केन, छड़ी जब जमीन से टकराएगी तो वो लेफ्ट एंड राइट किस तरीके से मूव करेगी, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि आर्क सीमित होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आर्क हम अगर बनाएंगे तो हमारे लिए और जो भी सड़क पे दूसरे लोग चल रहे हैं उनके लिए बाधा उत्पन्न करेगी। तो छड़ी की जो आर्क है वो लिमिट में होनी चाहिए, जो कि हमारे कंधों के, दोनों कंधों के बराबर होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया स्टेप कोऑर्डिनेशन। छड़ी अगर सर इसको पॉज कर दीजिए सर। नागेश सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज इसको पॉज कर दीजिए, बंद कर दीजिए इसको सर, बंद कर दीजिए, प्रेजेंटेशन हटा दीजिए सर। तो मैंने आपको बताया कि स्टेप कोऑर्डिनेशन में किस तरीके से छड़ी को लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं। फिर मैंने आपको बताया स्टेप कोऑर्डिनेशन के बाद में मैंने आपको बताया कि रिदम, किस तरीके से रिदम आवश्यक है छड़ी के साथ में। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उन सभी कॉम्बिनेशन को लेकर छड़ी को आपको यूज करना चाहिए, और छड़ी निश्चित रूप से अगर आप इस तरीके से लेकर चलते हैं तो वह आपके लिए बाधा नहीं, आपके लिए सहायक होगी, आपके लिए सहायता उत्पन्न करेगी। छड़ी हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। अब बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो स्मार्ट केन के बारे में जानना चाहते होंगे और उनके प्रश्न भी होंगे कि स्मार्ट केन हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है, स्मार्ट केन हमें क्या दिखाती है, क्या सिखाती है। मैं आप सभी को बताता हूं, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में है, वो ये है कि जो स्मार्ट केन है वो हमारी जो लॉन्ग केन टेक्निक का सब्स्टिट्यूट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग केन टेक्निक का सब्स्टिट्यूट जो स्मार्ट केन है वो कभी नहीं हो सकती। लॉन्ग केन के बाद स्मार्ट केन लाने का एक उद्देश्य यह था
कि हमारी जो स्मार्ट केन, जो हमारी लॉन्ग केन है, वो कुछ ऐसे हजार्ड, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं हमारे समाज में, जिन बैरियर्स को बताने में, जिन बैरियर्स को पहचानने में मुश्किल करती है, पैदा करती है। और वो बैरियर्स हैं जो हैंगिंग हजार्ड हैं, जो ऐसी बाधाएं हैं जो हवा में लटकी हुई हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि किसी पेड़ की एक शाखा है जो कि हमारी हेड हाइट पे है, किसी अगर कहीं एसी लगा हुआ है और उस एसी का बैक पोर्शन है जो कि हमारी हेड हाइट पे है, कहीं सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियां ऐसी हैं जो हमारी हेड हाइट पे हैं, कहीं ऐसा कुछ साइन बोर्ड लगा हुआ है जो हमारी हेड हाइट पे है। तो ये सारे ऑब्स्टिकल ऐसे हैं जो ऑब्स्टिकल हमारी छड़ी की सहायता से हम नहीं जान पाते, हमारी लॉन्ग केन की सहायता से नहीं जान पाते। लेकिन हमारी जो स्मार्ट केन है, वो स्मार्ट केन, उस स्मार्ट केन में हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जो कि स्मार्ट है। वो लॉन्ग केन से थोड़ा सा स्मार्ट है। वो स्मार्ट इसलिए है क्योंकि वह वाइब्रेशन के माध्यम से इन बाधाओं को बताने में सक्षम है। इन बाधाओं को कैसे बताता है? वह वाइब्रेशन के अलग अलग पैटर्न में इन सभी बाधाओं को बताता है ना। वो पैटर्न वाइब्रेशन के हैं। अगर आप स्मार्ट केन को टच करेंगे तो आपको वो पैटर्न समझ में जरूर आएंगे। वो बाधा कितनी दूर पर है वो हमें जरूर बताता है। और स्मार्ट केन में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट केन में एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जिसमें कि 2 सेंसर लगे होते हैं, और वो सेंसर अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिन्हें हम पराध्वनि तरंगे कहते हैं, उन तरंगों पे काम करते हैं। और वो तरंगे शंक्वाकार आकृति में, इस तरीके से, जैसे आइसक्रीम आपने खाई होगी, आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, कोन का जो खुला पोर्शन है उसको अगर हम सामने की तरफ कर दें तो इस तरीके से बनता है। वो इस तरीके से वो रेस चलती हैं और आगे जाकर और चौड़ी होती जाएंगी। जब वो और चौड़ी होती जाएंगी तो क्या करती हैं, वो घुटने से लेकर और हमारी हेड हाइट तक, हमारे सिर की ऊंचाई तक जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, उन सभी ऑब्स्टेकल को एक निश्चित दूरी से पहचान लेती हैं, है ना। तो ये है स्मार्ट केन, हमें कहीं ना कहीं जो हैंगिंग हजार्ड है उनको पहचानने में श्रेयस्कर है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्मार्ट केन क्या पानी पहचान सकती है, स्मार्ट केन क्या गड्ढे के बारे में बता सकती है? तो मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट केन गड्ढे के बारे में और पानी के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती। स्मार्ट केन गड्ढे और पानी के बारे में बता जब सकती है जब आप उस वाइब्रेशन पैटर्न से ना सोचकर, आप छड़ी की तरह सोचकर आप उसे यूज करेंगे। क्योंकि जब भी हम छड़ी को नीचे लगाएंगे तो जैसे ही वो पानी में टकराएगी, पानी में टकराने पे क्या होगा कि पानी में अगर हम उसको ड्रैग करेंगे, छड़ी को चलाने की अलग अलग तकनीक होती हैं, 2 पॉइंट टच टेक्निक, ड्रैग टेक्निक, जो सरका के हम छड़ी को चलाते हैं, लेफ्ट एंड राइट छड़ी जो है वो सरकाते हैं, तो उसे हम ड्रैग टेक्निक बोलते हैं। जब हम उसको छड़ी को टकराएंगे ड्रैग टेक्निक से तो क्या होगा कि छड़ी पानी के बारे में बताएगी। और गड्ढे के बारे में तो छड़ी आराम से बता देती है अगर हम छड़ी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करें, लेकिन वाइब्रेशन के द्वारा नहीं। छड़ी टिप के द्वारा जब जमीन से टकराती है उसी से वो बता पाती है कि सामने कोई गड्ढा है या नहीं। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि लॉन्ग स्मार्ट केन कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्ट केन लॉन्ग केन में एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है, एक एक्स्ट्रा डिवाइस है जो हमेशा हैंगिंग हजार्ड को पहचानने में हमारी सहायता करता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि लॉन्ग केन खराब है। लॉन्ग केन बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी तरीके से अगर हम उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन लॉन्ग केन के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो सेंसर है वो हमेशा सामने रहना चाहिए, और हम जो छड़ी की ग्रिप है उस ग्रिप को सही से यूज करें। हम छड़ी का जो मूवमेंट है लेफ्ट एंड राइट, उसमें रिस्ट मूवमेंट करें, ना कि हाथ का मूवमेंट। क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे वातावरण में बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा होगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के बाहर हमने
बहुत जगह पे ऐसा देखा है, बहुत बड़े बड़े वाहन खड़े रहते हैं, ट्रक खड़े रहते हैं, जिन ट्रक के बैक पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा स्पेस होता है, और अगर हम लॉन्ग कैन लेकर चल रहे हैं तो हमारी छड़ी जो है वो नीचे से निकल जाएगी और हमारा सिर जो है वो टकराएगा, है ना। जब हमारा सिर वहां टकराएगा तो हमें चोट लग सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पर हमारे लिए स्मार्ट कैन श्रेयस्कर होगी, हमारे लिए स्मार्ट कैन बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि ये हैंगिंग हजार्ड से हमें बचाएगी। तो जहां तक मैंने आज आपको स्मार्ट कैन, लॉन्ग कैन और छड़ी तकनीक के बारे में जो कुछ भी बताया है, मुझे लगता है कि इस सेशन में मैंने जो आपको बताया है निश्चित रूप से वो आपके लिए लाभदायक होगा। और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि अगर आप स्पेशल टीचर हैं, अगर आपके यहाँ कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, तो आप उस बच्चे को छड़ी से चलने में जरूर प्रमोट करें। एक हमारे समाज में एक अवधारणा है, कहते हैं एक मिथ है, और वो मिथ ये है कि हमने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जिस वातावरण में बहुत अच्छी तरीके से चल लेते हैं, उस वातावरण में वो बहुत अच्छी तरीके से विदाउट कैन मोबिलिटी करते हैं। और जरूरी नहीं कि वो बच्चे अगर उस वातावरण में अच्छी तरीके से विदाउट कैन मोबिलिटी कर सकते हैं तो वो सड़क पे भी उसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मोबिलिटी करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके कैंपस में, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में कहीं भी कोई भी ऐसा विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति दिखाई दे तो उसे छड़ी लेकर चलने में प्रमोट करें। उसको छड़ी की जो बेसिक तकनीक है, जहां तक मैंने अभी आपको बताया है, तो बेसिक तकनीक से आप जरूर अवगत हुए होंगे। तो इस बेसिक तकनीक को बताने में उसकी सहायता करें, जिससे कि वो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो पाए, अपने जीवन में छड़ी लेकर अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उन दैनिक क्रियाकलापों को करने में सक्षम हो। और जब वो अपने दैनिक क्रियाकलाप करने में सक्षम होगा तो जरूर उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उसके जो वो स्वावलंबी बनेगा, और उसकी दूसरों के प्रति निर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम होगी, वो अपने कार्य स्वयं करने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। तो मैं यहीं पर आज इस विषय को विराम देता हूं और चाहूंगा कि आप में से अगर किसी भी व्यक्ति के कोई भी प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कहीं भी आपके आसपास मोबिलिटी में या मोबिलिटी के किसी भी पहलू में किसी भी समस्या का सामना करना होता है, तो आप निश्चित रूप से मुझे मोबाइल नंबर पर मेरे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6393568101। ठीक है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं लिख देता हूं, मोबाइल नंबर लिख देता हूं अपना, ठीक है। सर मोबाइल नंबर लिख दे एक बार। मैंने अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर मेरी सहायता की जरूरत किसी भी व्यक्ति को पड़ती है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ में पूरी तरीके से उपलब्ध रहूंगा, और जो भी मेरी तरफ से जो भी मदद आप लोग को होनी चाहिए वो निश्चित रूप से होगी, वो किसी भी माध्यम से क्यों ना हो। अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप। सर प्रणाम, शिव कुमार बोल रहे हैं सर। हाँ शिव कुमार जी, बोलिए बोलिए। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरा एक प्रश्न है कि कोई दृष्टि दिव्यांगजन अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, जैसे बस में या ट्रेन में लंबे सफर पे जा रहा है, तो उसके लिए सर कौन सा छड़ी बेहतर पड़ेगा ऐसी स्थिति में? बिल्कुल शिव कुमार जी, मुझे पता है आप इस प्रश्न से पूरी तरीके से अवगत हैं, और ये प्रश्न आपने जो है हमारे पार्टिसिपेंट के लिए पूछा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि प्रारंभिक स्तर पर आप लॉन्ग कैन का प्रयोग करें किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए, लेकिन अगर आप बाहर कहीं मूव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से
कैरी करने में फोल्डिंग केन ज्यादा श्रेयस्कर है। तो बहुत सारे लोग हमारे फोल्डिंग केन का ही जवाब देंगे और मैं भी फोल्डिंग केन के लिए ही आपसे कहूंगा। लेकिन अगर जो लोग लॉन्ग केन लेकर जाने में सक्षम है तो वो लॉन्ग केन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे बहुत से साथी फोल्डिंग केन का ही यूज करते हैं क्योंकि फोल्डिंग केन कैरी करने में उसको आसानी होती है। लेकिन एक दुविधा भी है, अगर फोल्डिंग केन की लास्टिक कहीं बीच में निकल जाए, टूट जाए, तो वो हमारे लिए एक समस्या भी बन जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसका चयन करेंगे। तो अगर आप उसकी ग्रिप बराबर चेक करते रहें, एक ऐसी छड़ी रखें जिसकी ग्रिप वगैरह सही हो और लास्टिक वगैरह सही हो, जिससे कि वो रास्ते में टूटे ना और आपके लिए बाधा ना बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है सीआरसी के पटल पर। किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न हो। मोबिलिटी से संबंधित किसी भी व्यक्ति का किसी हाँ सर, मेरा नाम रुचि शर्मा है। आपको बहुत बहुत सर बधाई, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। एक क्वेश्चन है सर मेरा, इस स्ट्रिक्स जो आपने अभी समझाया वो बहुत अच्छा था, उससे अलग है। आपने सर इंटरव्यू के लिए एक सामने रखे थे अभी कुछ तथ्य कि इंटरव्यू में अगर वो जाता है, टकरा जाता है या सर्टिफिकेट, लेकिन आजकल जो अभी प्रेजेंट में एक नियम बनाया गया है कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपके सर्टिफिकेट्स एंड ऑल चेक करके बाहर ही रख दिए जाते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि वहां पर इंटरव्यू के रिगार्डिंग शायद उनको प्रॉब्लम ना है, क्योंकि इसमें इसे सजेशन मान लीजिए कुछ भी। मैडम जी सर। मेरी भावनाओं को समझिए, सर वही ना वही कि सर, मेरे शब्दों में जाइए। सर मैं देखिए, वही कह रही मेरा हूँ सर, कहने का मतलब है, दिव्यांग मेरा की कहने का भावना हर्ट मतलब ना है, हो सर, वो कह रही हूँ मैं सर। मेरा कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ प्लीज आप सभी के सामने। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति समान योग्यता, कोई दो दृष्टि दिव्यांग हैं और वो समान योग्यता रखते हैं, और हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो, लेकिन एक जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है और वो छड़ी लेकर अच्छी तरीके से चल सकता है और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। मैंने फाइल के लिए इसलिए कहा था, ये प्रेजेंटेशन की बात हो गई। हो सकता है वो आपसे फाइल ना पूछे, वो आपसे पूछ दे कि आप अपनी पॉकेट से मुझे 100 रुपए का नोट दीजिए। मुझे हो सकता है वो आपको कोई ऐसा कार्य कर देने वाला हो, तो एक परीक्षा आपके लिए कहे मुझे अपनी पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकाल के दीजिए। अगर आप करेंसी आइडेंटिफिकेशन नहीं जानते हैं तो शायद उस नोट को अच्छी तरीके से नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोबिलिटी सिर्फ छड़ी लेकर चलना नहीं है, मोबिलिटी में हम डेली लिविंग स्किल्स भी सिखाते हैं बच्चों को। हम उनकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए, इवन बटनिंग उन्हें कैसे करना है, अपनी बेल्ट किस तरीके से रखना है, उनको आवाज की डायरेक्शन में कैसे जाना है, उनको साउंड क्लू का कैसे यूज करना है, उन्हें क्यूज का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें हम ओवरऑल सिखाते हैं बच्चों को। तो मेरा कहने का मतलब था, मेरा एक पर्टिकुलर वे था ये, कि मैं ये कहना चाहता था कि अगर जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, उसको ज्यादा तरजीह दी जाएगी, बशर्ते वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है ना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था। तो ये मेरी भावनाएं थी, मुझे लगता है आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। थैंक यू। नमस्कार सर, मुझे कुछ पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ मैडम, बिल्कुल पूछ सकती हैं, बोलिए। नमस्ते सर, मैं भी स्पेशल एजुकेटर हूँ, लेकिन मेरे क्लास में आज 15 इयर्स की लड़की है जिसको अभी ब्लाइंडनेस आया है। एक्चुअली मैं आईडी में बिलोंग करती हूँ, तो उसके लिए उसके मम्मी ने अभी उसके लिए केन लिया है, लेकिन अभी वो ऑनलाइन चालू है, इसके लिए मैं उसको देख नहीं पाई हूँ कि कैसे केन है। लेकिन आपके आज के सेशन की वजह से थोड़ा फार ज्ञान मुझे आ गया है कि उसको कैसे यूज करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको कांटेक्ट करके पूछ सकती हूँ क्या? बिल्कुल मैम, आप मुझसे पूछ सकती हैं। और प्रैक्टिकली मैंने सीआरसी लखनऊ का हमारा एक यूट्यूब चैनल है,
उस पर मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है कि किस तरीके से छड़ी को डिफरेंट कंडीशंस में लेकर चला जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो VI के नाम से एक प्लेलिस्ट हमारी है, तो उसमें मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिन पे आप देख सकते हैं। इवन करेंसी आइडेंटिफिकेशन भी मैंने बताया है उसमें, करेंसी आइडेंटिफिकेशन भी आप वहां से देख सकते हैं। मैंने खुद ब्लाइंड फोल्ड लगा के करेंसी को आइडेंटिफाई किया है, तो वहां पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। और कोई व्यक्ति जिसका कोई प्रश्न हो? हाँ जी बताइए सर। अरुण मैं बोल रहा जी जी सर, ये जानना था कि गोरखपुर के आसपास कोई इस तरह का सेंटर है क्या जहाँ पे कुछ अगर दिव्यांग व्यक्ति दृष्टिहीन जानना चाहे उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके सर? जी गोरखपुर में बिल्कुल, गोरखपुर में हमारा CRC है। जिस तरीके से CRC लखनऊ है वैसे CRC गोरखपुर में है, और हमारे साथी श्री नागेंद्र पांडे जी वहाँ पे हैं। नागेंद्र पांडे जी से आप मिलिए, वो आपको जरूर केन टेक्निक के बारे में गाइड करेंगे। और अगर आप मेरी सहायता कहीं से लेना चाहते हैं तो मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। आप फोन पे या किसी भी तरीके से WhatsApp के माध्यम से किसी भी तरीके से मुझसे सहायता ले सकते हैं। मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करूंगा सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि हमारे सभी प्रतिभागियों के प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। आज का विषय और विषय पर मर्मज्ञता पूर्ण आपका प्रशिक्षणात्मक भाव को रखता हुआ उद्बोधन, ज्ञानार्जन तथा सभी के साथ जुड़ करके उनके मन में उठने वाले प्रश्नों के तत्क्षण उत्तर को रखते हुए आपका आज का जो वक्तव्य रहा है वह हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, समझ को बढ़ाने और ज्ञानार्जन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको एक बार पुनः कि आज आपने अपने विशिष्टतम अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को आज हम सभी के समक्ष रखा। आपका विकास मिश्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम को, निदेशिका PDO-NI PBD न्यू दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, निदेशक CRC लखनऊ का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम का, लेक्चर CRC लखनऊ, आदरणीय पंकज आर्या मैम का, लेक्चर CRC लखनऊ का, जिनके कुशल निर्देशन में और कठिनतम प्रयत्नों से आज यह कार्यक्रम की रूपरेखा सुबह 10 बजे के बाद बनी और यह परिणति में हम सभी के समक्ष 4:30 पर आ गई। आपका कुशलतम उद्बोधन हम सभी प्रतिभागियों तक पहुंचा। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद करते हुए अपने सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी का जुड़ाव और आपके इतने मर्मज्ञता पूर्ण युक्त प्रश्न जो हम लोगों के बीच में आते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट को एक नई राय बनाने में और एक नए भाव से सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे प्रश्नों को पूछने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा, चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म की लिंक कई बार डाली गई है, निरंतर हमने उसमें पेस्ट किया है। आप सभी विधिवत अपना फीडबैक फॉर्म भर लें, जिससे आप सभी को ससमय आपका सर्टिफिकेट प्रदान किया जा सके। और इसी के साथ यह कार्यक्रम यहाँ पे पूर्ण होता है। आप सभी सादर प्रणाम करते हुए विकास मिश्र सर को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप फीडबैक फॉर्म भरकर यहाँ से आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं। सभी को सादर प्रणाम, सभी को